नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। 20 नवंबर, ये तारीख आपको याद होगी। पिछले साल 20 नवंबर को यूपी के कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस रेल हादसे ने कई परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अब भी अस्पताल में बिस्तरों पर पड़े होंगे। किसी ने अपना बेटा खो दिया था तो किसी ने अपना पूरा परिवार। कोई ऐसा भी था जिसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया था। हादसा बहुत ही दर्दनाक था, भयानक था और सिहरन पैदा करने वाला था। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। तमाम चैनलों और अखबारों ने उस हादसे को लेकर रिपोर्टिंग की थी। हमने भी रिपोर्टिंग की थी और उस दिन हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एक हादसे ने सैकड़ों जिंदगियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब सबको यही लग रहा था कि ये सिर्फ एक हादसा है, लेकिन वो हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे सीमा पार से अंजाम दिया गया था। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो रक्सौल दरभंगा रेल लाइन पर कानपुर जैसे हादसे को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने जब इन 3 संदिग्धों की कुल सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा है। दुबई में बैठा शमशुल हुदा नाम का शख्स है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा है और इसके लिए वो भाड़े के टट्टुओं का इस्तेमाल भी करता है। वो नेपाल के जरिए भारत में पैसा पहुंचा रहा है। जिस शमशुल हुदा की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI का एजेंट बताया जा रहा है। और अब कहा तो ये भी जा रहा है कि NIA की एक टीम पूरे मामले की जांच के लिए मोतिहारी जा सकती है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश और देश के खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। रेल मंत्रालय आज भी उसे हादसा मानकर जांच कर रहा है। सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर कर देने से जांच क्या पूरी हो गई है? ये खुफिया एजेंसियों की नाकामी है, फिर ISIS की सक्रियता? इन सारे सवालों का जवाब अगले 1 घंटे में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और विशेषज्ञों से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेलवे में हादसे दर हादसे हो रहे हैं और सरकारें इसे हादसा मानकर ही फाइल क्यों बंद कर देती हैं? क्यों नहीं दूसरे यानी सिक्के का जो दूसरा पहलू है उस ओर क्यों नहीं ध्यान जाता है? आज इसी पहलू पर हम कुछ खास मेहमानों के साथ चलिए आपका परिचय भी कराते हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ भी चुके हैं जो इन पहलुओं पर अपनी अपनी राय रखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आज पैनल का हिस्सा बन रहे हैं फॉर्मर DGP विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर SK दत्ता भी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और चलिए इस वक्त हम शुरुआत करते हैं विक्रम सिंह के साथ शुरुआत करते हैं। विक्रम जी, ये जो हादसा हुआ है इसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसा हुआ, हादसे के बाद जांच भी चल रही थी तो हादसे के हिसाब से ही चल रही थी, लेकिन ये जो एक नया एंगल सामने आया, क्या ये हमारे खुफिया एजेंसियों की नाकामी है? आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, क्योंकि अभी हादसे की जांच हो रही थी कि महज इत्तेफाकन आपने कोई प्रयास नहीं किया था। ये सिर्फ एक फॉर्ट्यूशस एक इंसिडेंट हुआ कि मोतिहारी दरभंगा बिहार से आपको अकस्मात एक सूचना मिली। वो सूचना एक चांस इंफॉर्मेशन थी, आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया था। दरभंगा के एक ट्रेन हादसे को क्रियान्वयन में कुछ अपराधी पकड़े गए, उन्होंने इसका खुलासा किया। तो 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली चीज, आपकी अभिसूचना में कमी। नंबर 2, आप अब तक इस खुशफहमी में थे कि ये मात्र एक रेल हादसा है, बल्कि एक बहुत कुटिल षड्यंत्र नहीं है। नंबर 3, आपने क्या कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की कि अगर फिश प्लेट्स और आपके ट्रैक के साथ छेड़खानी की जाती है और प्रेशर कुकर IED बॉम्ब्स लगाए जाते हैं तो आपको उसकी एडवांस में कोई जानकारी या टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते थे। नहीं हुआ तो ये बड़े गंभीर प्रश्न है, क्योंकि भारतीय रेल का संयंत्र बहुत बड़ा है। और क्या 4 लाख में क्या हमारी 1.5 लाख या 1,500 जाने 200 जाने, क्या 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की ही उनकी कीमत है? क्या पाकिस्तान ISI इतना पावरफुल हो गया है?
वक्त आ गया है एक रणनीति का, एक रोड मैप का और मुंह तोड़ जवाब देने का। बिल्कुल। मैं सब आप दर्शकों को बता देती हूँ कि इस पैनल में हमारे साथ पूर्व डीजीपी ब्रिजपाल जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ ब्रिजपाल जी आपका भी। और मैं आपके पास आऊँगी उससे पहले मैं अब अनिल गुप्ता जी से एक चीज़ समझना चाहती हूँ। अनिल जी, ये हादसा होता है 20 नवंबर को। इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही तमाम तरीके से हमारी खुफिया एजेंसी और तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि इसका असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो उसकी बौखलाहट को दर्शाएगा, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा था कि एक नई तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। रेल को भी सीधे निशाना बनाया जा सकता है, वो भी हादसे का रूप देकर। अनिल जी, देखिए, हमें एज ए कंट्री ये समझना होगा कि हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिसने टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट बना रखा है और वो टेररिज्म इस्तेमाल कर रहा है भारत को अनस्टेबलाइज करने के लिए। इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हमें बहुत बड़े हादसे हो चुके हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन हमने उसका कोई भी सबक नहीं सीखा और अभी तक भी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो ढीला का ढीला है। बार बार हमारे देश के अंदर घुसकर दुश्मन ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है जिससे हमें शर्मनाक होना पड़ता है और बार बार हम वही जवाब देते हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं। अभी तो काउंटर जवाब देने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पहले हमें अपना घर सुधारना पड़ेगा। ये जो इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि अभी बॉर्डर मैनेजमेंट भी इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, तो ये बॉर्डर से शुरू होकर देश के इंटरलैंड तक जाता है और हमें ऐसा जबरदस्त सिक्योरिटी अपरेटस खड़ा करना है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बार बार हमें लेट डाउन कर चुका है और ये भी जो अभी हुआ है, जैसे अभी आप विक्रम सिंह जी ने बोला कि चांस बाय चांस आपको खबर मिली है, आपने कोशिश नहीं की है। ये खबर आपके इंटेलिजेंस अपरेटस के थ्रू आपके पास पहले आनी चाहिए थी। और देखिए, ये जो टेररिज्म का वॉर है, अगर इसमें आपने लड़ना है तो आपको हमेशा उनकी सोच के आगे रहना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अहेड ऑफ देम। हम हमेशा रिएक्ट कर रहे हैं। हम क्यों नहीं वेरियस कॉन्टिजेंसीज प्लान करते, वो कॉन्टिजेंसीज की वॉर गेमिंग करते, उन कॉन्टिजेंसीज को किस प्रकार हमने चैलेंज उनका मीट करना है उसको क्यों नहीं हम डिस्कस करते। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, तभी हम इस टेररिज्म का मुकाबला कर सकेंगे और ये जो नापाक हमारा दुश्मन है उसका हम सामना कर सकेंगे। बिल्कुल। मैं ब्रिजपाल जी के पास अब चलना चाहूंगी। ब्रिजपाल जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीमा पर तो हम जिस तरीके से जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, आतंकियों की घुसपैठ होती हैं, उसके लिए तो हम तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो आस्तीन के सांप पल रहे हैं उनको हम पकड़ पाने में, उन तक पहुंच पाने में क्यों हम नाकाम रह जा पा रहे हैं? बार बार हमारी इंटरनल सिक्योरिटी क्यों क्वेश्चन में आ जा रही है? क्यों उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तानी आईएसआई के स्लीपर सेल्स ऑलरेडी हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये सबसे बड़ा काम है हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इंटेलिजेंस है, स्टेट इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कि हम इनका पता लगाएं और इन स्लीपर सेल को नाकाम करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इस मामले में आया है कि इसमें जो व्यक्ति शामिल हुए हैं, ये आपको देखिएगा, ये कदाचित ये नक्सलाइट्स हैं। और आईएसआई का हमेशा ये रहा है कि नक्सलाइट्स को अपने साथ ये अपने लें और उनको साथ ले करके देश विरोधी गतिविधियों का अंजाम दें। और कानपुर की घटना जो हुई है वो उसी का परिणाम है। और ये चीज अगर है तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है, इसको बड़ी गंभीरता से देखना होगा। सबसे दुखद यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद अब तक हम लोग यही मानते रहे कि ये रेलवे हादसा है। कोई कह रहा था झांसी जब ट्रेन चली तो उसमें कोई आवाज आ रही थी और ड्राइवर को कहा गया कि उसको कि किस तरह से ट्रेन को कानपुर तक ले आए। तो ये मानकर हम लोग एकदम एक दूसरी थ्योरी पर चल रहे थे। लेकिन ये जो इसका खुलासा हुआ है कि जिस तरह से ट्रेन को डिरेल किया गया, जिसमें 152 जाने गई हैं, ये आईएसआई ने जो किया है एक बड़ा
सक्सेसफुल तरीके से जो यहाँ का नक्सलाइट एलिमेंट है काफी चिंतनीय उसका जो है। इस्तेमाल किया है जी। उन और अब इस नए तरीके को समझना, जो इस्तेमाल किया है, जी नए तरीके को समझना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करना, ये भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। मैं एस के दत्ता साहब के पास भी उनका कमेंट लेना चाहूंगी। दत्ता साहब, क्योंकि आप जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं, हम खासतौर से इस मसले में देख रहे हैं कि सऊदी में बैठा हुआ एक शख्स फंडिंग करता है। सऊदी अरब, जहां से हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार आने के बाद से संबंधों में जो एक बदलाव आया है, एक परिवर्तन आया है। अभी कुछ दिन पहले ही था कि दाऊद की सारी प्रॉपर्टी को वहां जब्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी सऊदी में बैठे हुए व्यक्ति का फंडिंग करना, वो भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए, एक नया नाम सामने आना, ये बड़ी चुनौती अभी है भारत सरकार के सामने। मैं समझता हूँ लावनी की चुनौती हमारे देश में सैकड़ों हैं आतंकवाद को लेके, और तमाम जितने सारे चुनौती हैं उन सब चुनौतियों का एक नया झलक है ये, और एक नया रूपरेखा है। और इसलिए हमें सारे चीज़ों को गंभीरतापूर्ण लेने की बहुत आवश्यकता है और एक फॉरवर्ड प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम लोग फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं करेंगे चीज़ों को लेके, इस तरह का हादसा हमारे देश में होता रहेगा। हज़ारों इंक्वायरीज होगी, इंक्वायरीज की फाइल एक एक करके जमा होता रहेगा, और फाइल पे मिट्टी और धूल इकट्ठा होगा और अपने आप ही अंधेरे उस पे चला जाएगा फाइल। आप अगर देखे होंगे, जब से आतंकवाद के चपेट में भारत आया है, पिछले 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं उठा के देखूं, तब से लेके आज तक पता नहीं कितने अनगिनत ऐसे हादसे हो चुके हैं, खतरनाक हादसे। और किसी भी हादसे का जो अंत तक जो एक नतीजा निकलना चाहिए ताकि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, वो नतीजा आज तक नहीं आया है सामने। हाँ, सही है। और शायद उसी दिशा में ये भी है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे 2-3 चीजों पे गौर करने की बहुत आवश्यकता है। पहला तो ये है कि मोतिहारी में ये 3-4 आतंकवादी पकड़े गए हैं जो एक और रेलवे हादसे का षड्यंत्र रचा रहे थे। वो अगर होता तो शायद इतना ही खतरनाक एक और हादसा शायद होता। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर सिक्योरिटी apparatus इतना परिपुक्त या फिर इतना मजबूत क्यों नहीं है कि हम लोग इन सब चीजों को एकदम शुरुआत में ही जड़ से ही खत्म कर दें। यहाँ पे दूसरा बात ये भी आता है कि जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, हमें तो हर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच बिठाने की आवश्यकता है और हर एंगल को ध्यान में रख के चीजों को करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि 10 जो और एंगल हो सकते हैं उन सबको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं या फिर इनकार कर लेते हैं और केवल एक ही परिपक्ष में जांच बिठाते हैं और उसी दिशा में चलते हैं। ये मात्र एक कोइंसिडेंस था जिसके चलते इतने बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। और आपको याद होगा कि भारत के वीर जवानों ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पे, सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आईएसआई, तालिबान, अलकायदा, लश्कर तोयबा, हरकतुल अंसर, तमाम जितने सारे हैं, सब के सब ने चेतावनी दिया था भारत के प्रशासन को और भारत के लीडरशिप को कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और शायद उसी के कुछ दिन बाद रक्सौल में जो ये हादसा हुआ कानपुर के पास, उसके कुछ दिन बाद ही हुआ है, मुश्किल से 1 हफ्ते बाद हुआ है वो चीज, 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद। तो क्या हमारे देश के सिक्योरिटी मैकेनिज्म और सिक्योरिटी apparatus उतना अलर्ट नहीं था उस समय? और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? और इसका जवाब भी देना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि देश अधिकार रखता है इन सब चीजों का जवाब निश्चित रूप से अधिकार रखता है, क्योंकि इस देश ने अपने खुद के देश के लोग हम खोते हैं, अपने लोगों को खोते हैं। विक्रम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि हम सब, आप सब ने भी एक ही राय रखी, हम भी ये देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्योर जो शुरुआत होती है, ये कहा जाता है कि पहली शुरुआत होती है आपके लोकल इंटेलिजेंस से। हम बिहार की अगर बात करते हैं, ये पहला मामला नहीं है कि मोतिहारी से ऐसी खबरें आ रही है कि मोतिहारी लिंक हो। दरभंगा से आप देखते हैं, पश्चिमी चंपारण के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से यासीन भटकल की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई थी। तो तमाम जो चीजें हैं, हम एक फेहरिस्त उठा के देखें तो लैक जो आता है वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में पहले आता है। देखिए, बिना किसी इस बात के दोषारोपण करते हुए, हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, 152 लोगों की जानें गई हैं, लैप्सेस हुई हैं, सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं,
जनपदीय स्तर पे नहीं, स्टेट लेवल पे भी नहीं, पूरी श्रृंखला एक फेलियर की है। लेकिन आपके ही पैनल में एक विद्वान पैनलिस्ट ब्रिजलाल जी हैं, चाहे वो मेरठ में पुलिस अधीक्षक रहे हों, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हो या डीजीपी रहे हों। देखिए, अगर कैपेसिटी आप में है, कुशाग्रता है, कैपेबिलिटी है, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, आप मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम और समर्थ हैं। जहां कहीं स्लीपर सेल या इनके आका थे, उनको नेस्तनाबूद करके मिट्टी में मिला दिया गया। ब्रिजलाल जी ने किया इसको, और ब्रिजलाल जी, मैं समझता हूं उनकी सेवाओं को, और ऐसे अधिकारियों की हमारे देश में कमी नहीं है जो कि मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा असेसमेंट, इवैल्यूएशन और ऑन द ग्राउंड इंटेलिजेंस, पुलिस का काम, इंटेलिजेंस का काम पार्ट टाइम नहीं है। 48 घंटे 24 घंटे में जब हम काम करते हैं तो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हम कह सकते हैं। वहां पर एक जनरेशन आगे, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वहां पर तो एक जनरेशन आगे हमसे हैं, हमको उनसे एक जनरेशन आगे होना होगा। उसके लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी और हमारा माइंडसेट ऐसा हो कि हम उनको नेस्तनाबूद करने के लिए हमने कमर कस ली है। आपने देखा होगा कि चाइना या इजराइल के ऊपर कोई आक्रमण करने की दुस्साहस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक का 100 का जवाब वो दे देंगे। ये आपका डिटरेंस हमको भी करना पड़ेगा, अगर हमें मालूम है कि अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना होगा तो। ठीक है, लेकिन जिस डिटरेंस की बात की आपने, ब्रिजलाल जी मैं आपके पास आती हूँ, जिस डिटरेंस की बात विक्रम सिंह जी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन उसका जो ग्राफ है वो बहुत कम है। जो एक प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए, वो प्रोएक्टिवनेस कहीं ना कहीं से मिस हो जाती है, कई बार होता है। अब इसी केस में हम देख रहे हैं कि वो प्रोएक्टिवनेस मिसिंग है, जिसका खामियाजा 152 जिंदगियों को अपनी जान गंवा के देना पड़ा है। ब्रिजलाल जी, मैं विक्रम सर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। मेरे बारे में उन्होंने 2 शब्द कहा। ऐसा है कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में क्षमता है और क्षमता रही है। विक्रम सर हमारे डीजी थे, मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। उसी समय यूपी एटीएस का गठन हुआ था और कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं का यूपी एटीएस ने उसका अनावरण किया, चाहे वो जयपुर ब्लास्ट हो, अहमदाबाद ब्लास्ट हो, रामपुर सीआरपीएफ पर अटैक हो। मैं मीडिया पर तमाम चीजें, सीक्रेट बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम लोग उनको लाए और ला करके उनको कानून के हवाले किया। कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स मारे भी गए। तो हमारी इसमें इस एजेंसी में दम है। और लेकिन दुखद ये रहा कि कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ अन्य कारणों से इस केस में क्या कमी रह गई? इस केस में क्या कमी रह गई? ब्रिजलाल जी, इस केस में क्या कमी रह गई? आज ये तो बात यही हो रही ना, कोइंसिडेंटली पता चल गया। ऐसा है टेररिज्म का मैटर ऐसा है कि इसको आपको देश के हित में देखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं और चीज इसके साथ जोड़ा तो वो दिक्कत होगी। बिहार, जहां पर ये लोग पकड़े गए हैं, मैं चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा हूं, बिहार में देखता रहा हूं। दरभंगा मॉड्यूल सबको मालूम है कि जब आजमगढ़ मॉड्यूल हम लोगों ने बस्ट किया और आजमगढ़ के आतंकवादियों को कानून का हवाले किया, जो बटला हाउस में इस समय आजम कारावास की सजा भुगत रहे हैं, और उसी का ग्रुप जाकर के, जिसमें भटकल और उसके बाद असदुल्ला हड्डी, इन सब लोगों ने जाकर के दरभंगा मॉड्यूल बनाया था, जिन्होंने पटना ब्लास्ट किया था। तो ये मॉड्यूल हैं और हर स्टेट को और सेंट्रल एजेंसीज को मिल करके और इसको एक दूसरे पर ना डाल करके, जहां जिसके यहाँ है सेल, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आपका नेपाल बॉर्डर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नेपाल बॉर्डर ऐसा रहा है जहां से आईएसआई फेक करेंसी भेजती रही है, वहां से अपने जासूसों को भेजती रही है, आतंकवादियों को भेजती रही है। लेकिन ब्रिजलाल जी, ये मैं दत्ता साहब, ब्रिजलाल जी जो बात कर रहे हैं या विक्रम जी जो बात कर रहे हैं, नेपाल की जब हम बात करते हैं, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ये होता आया है। ऐसे बहुत सारे केसेस का जिक्र दोनों ने किया कि किस किस चीज़ का पता किया गया, किस तरीके से सारी कार्रवाइयाँ भी की गई, बावजूद उसके वो रुका नहीं है, सिलसिला रुका नहीं है। आज भी आप देखिए कि फंडिंग होती है अगर सऊदी से, तो उसका इस्तेमाल करता है नेपाल में बैठा हुआ एक शख्स, वो पहुंचाता है आतंकियों को पैसे। तो ये जो एक कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी अभी टूट नहीं पाई है। तमाम तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंपैटिबिलिटी की बात तो कही जा रही है, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी
क्यों नहीं बन पाई अभी तक कि ये ऐसा नेटवर्क जो है वो बना ही रहा, टूट ही नहीं पाया? लावनी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है, और मैं इसका गंभीरतापूर्ण जवाब देने की आवश्यकता समझता हूँ। आपने पूछा है कि आखिर इस तरह की कनेक्टिविटी या फिर इस तरह का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाया है। इसके पीछे अगर सिर्फ एक शब्द में अगर जवाब देना है तो वो है राजनीति। हमारे देश की जो राजनीति है, राजनीति के चलते इस तरह के घिनौने हादसे होते हैं, और उसके बाद इन सब घिनौने हादसों पे राजनीति की रोटी सेकी जाती है। और कुछ उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कसाब का मामला, अफजल गुरु का मामला, बटला हाउस एनकाउंटर, तमाम जितने सारे मामले हैं जहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज ने इतना बेहतरीन वे में काम किया, और उसके बाद आतंकवादी है, शहीद है, और ये तो सही थे। इशरत जहांगीर का आप देख लीजिएगा, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने कहा था कि बिहार की बेटी शहीद, तमाम तरह की चीजें। जब इस तरह का घिनौना राजनीति जब विपक्ष के लोग करते हैं, और खास करके मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब इस तरह के बयान आता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी दे या फिर और कोई दे, आपके गुलाम नबी आजाद दे या फिर सलमान खुर्शीद दे, तो कहीं ना कहीं पे आतंकवादी गतिविधि जो है उसको कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल जाती है, और आतंकवाद का भी कहीं ना कहीं पे मनोबल बढ़ जाता है। और वो सड़क पार जो गंदा जो एनिमी बैठा हुआ है, वो तो कहीं ना कहीं पे हंसते हैं भारत के राजनेताओं पे और राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कि इतने सारे हादसा पे हम लोग इनके देश को तहस नहस कर रहे हैं, रक्तपात मचा के रखे हैं, हुड़दंग मचा के रखे हैं, और उसके बाद भी यूनानिमस कंसेंसस नहीं बनता है। जो एक पैनलिस्ट ने जिक्र किया था इजराइल के बारे में या फिर अमेरिका के बारे में या फिर चीन के बारे में, वहां पे जब देश के अखंडता को लेकर जब प्रश्न चिन्ह लगता है या फिर उस पे जब चुनौती आती है, तो सब एक हो जाते सब लामबंद हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और विदेश नीति और डिफेंस की नीति में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और इसीलिए उन सब देश सक्षम होते हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हमारे देश में सरकार जब भी कोशिश करती है, आप बुरान वाला चीज देख लीजिएगा, जब केंद्रीय सरकार ने और जम्मू कश्मीर के सरकार ने जब प्रयास किया, उसको लेके आज तक राजनीति चल रही है। उस पूरे चीज को लेके बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो उसको कहीं ना कहीं शहीद का जमा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जब लाभनी होता है तो कहीं ना कहीं पे आतंकवादी संगठन को बहुत बड़ा राजनीतिक बल मिलता है और समर्थन मिलता है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम तमाम पैनलिस्ट से खासतौर से ये समझना चाहेंगे, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल प्रेशर जिसे कहेंगे, वो प्रेशर कहीं ना कहीं से ऐसी गतिविधियों के लिए, जैसा कि दत्ता साहब कह भी रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो जिम्मेदार हैं, और खास तौर से हमारे पुलिस बल को, हमारे खुफिया तंत्र को इस प्रेशर से किस तरह से दो चार होना पड़ता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। रेल हादसों का आईएसआई कनेक्शन एक बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा था जो कानपुर रेल हादसे के पीछे जिम्मेदार था। आखिरकार उसका खुलासा हुआ है और अब जांच एजेंसियां दूसरे पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रही हैं। हम उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं। दरअसल मोतिहारी पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। रक्सौल दरभंगा ट्रैक पर ब्लास्ट करने की फिराक में थे ये संदिग्ध और उसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कानपुर के तर्ज पर घटना को अंजाम देना चाहते थे ये 3 संदिग्धों ने आईएसआई कनेक्शन की बात इस दौरान कबूल की। कबूलनामे में ये स्वीकारा शमशुल होदा नाम का शख्स दुबई से फंडिंग कर रहा था इस तमाम गतिविधि के लिए। शमशुल दरअसल पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है जो सऊदी में रहकर अपना तमाम काम करता है। शमशुल नेपाली मूल का है, नेपाल का रहने वाला है। मोतिहारी पुलिस को अब शमशुल की भी तलाश है और इस बीच एक और नाम आ रहा है, खास तौर से आपको बता दें। दरअसल फंडिंग तो शमशुल ने की थी लेकिन इन आतंकियों तक यानी मोती पासवान और बाकी के 2 लोगों तक जो पैसे पहुंचाए थे वो
खास तौर से दूसरे शख्स ने पहुंचाई थे ब्रिज किशोर गिरी, जो कि फिलहाल नेपाल में है। अब कोशिश की जा रही है ब्रिज किशोर को भी आड़े हाथों लेने की, ताकि जो पूरा नेटवर्क काम कर रहा है उसे जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। बहरहाल वापस लौटते हैं अपने पैनलिस्ट के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप चारों का ही स्वागत कर रही हूँ। मैं विक्रम जी आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल करूंगी, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगी कि आप, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले दत्ता साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं से। आप खासतौर से आप बहुत महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, ऐसा आपने कभी महसूस किया कि वाकई ये जो लैप्सेस होते हैं उसके पीछे ये पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है? अनेक बार। जैसा कि एक विद्वान पैनलिस्ट ने कहा था कि अगर हमारे शीर्षस्थ राजनेता किसी के नाम के आगे जी लगाएं, बाटला हाउस एनकाउंटर के अपराधियों और मुलजिमों के बारे में ये कहें कि वो बेगुनाह बच्चे थे हमारे, ये बेगुनाह बच्चे कहाँ थे? सीरिया में जाके आईएसआईएस से ट्रेनिंग ले रहे थे आप लोग कहाँ जाके पाकिस्तान में जाके आईएसआई के द्वारा आप प्रशिक्षित हुए हैं? ये किस पैमाने पे ये बेगुनाह बच्चे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। इसके अलावा मंचों पे जाकर के इनको महिमा मंडित कर देना, इनके पक्षधर हो जाना, ये कह देना कि बेगुनाह नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग भी कानून को मानने वाले हैं और हमारा भी ज़मीर है, किसी बेगुनाह को सताना हमारे मिजाज में नहीं है। लेकिन अच्छा काम करने का नतीजा ये है, आपके पैनल के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा गया। जिस स्टेट के वो डीजी रहे हैं उसी स्टेट में उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा गया। क्यों? एक आतंकवादी जिसको कि आपने गिरफ्तार किया था, आपके रिटायरमेंट के बाद लू खा के मर गया, तो आपके खिलाफ मर्डर। और क्या मजबूरी थी? आप मुकदमा लिखाना जाए तो आपका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन विडंबना तो देख लीजिए कि आपको मुलजिम बनाते हुए, ब्रिजलाल जी को मुलजिम बनाते हुए, मुझको मुलजिम बनाते हुए पूरी एसटीएफ एटीएस की टीम के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिख दिया गया। तो अगर ये आपकी राजनीतिक मजबूरी नहीं तो ये और क्या है? आपने 2 पूर्व डीजीपी पूरी एसटीएफ की टीम के खिलाफ जब हत्या का मुकदमा लिखा तो स्पष्ट संदेश गया, इस तरफ देखने का कष्ट न करें, इस तरफ अगर देखेंगे तो रिटायरमेंट के बाद तक हम आपका पीछा करेंगे। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उत्कृष्ट अधिकारी, देशभक्त अधिकारी इससे विचलित नहीं होंगे और जो कर्तव्य के ऊपर जो कर्तव्य की पुकार है उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये कर्तव्य की जब बात आती है अनिल जी, कर्तव्य के लिए हमारे देश की सेना, हमारे देश का पुलिस बल कभी भी पीछे नहीं हटता है, लेकिन मजबूरी हो जाती है कई बार, जैसे कि अभी ब्रिजलाल जी ने भी बताया, विक्रम सिंह जी ने भी बताया कि कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते आप वो एक्शन नहीं ले पाते हैं जिसकी जरूरत होती है। आज जब ये केस पूरी तरह से सामने स्पष्ट रूप से आ चुका है, अब जांच एजेंसियां उस पहलू से जांच कर रही है, हादसा नहीं आतंकवादी घटना की तरीके से, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब शायद क्या हमारे यहाँ एक बदलाव आ पाएगा? क्या अब हमारे देश के जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस पहलू को समझ पाएंगे? लावनी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो इस वक्त हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसे कि अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर भी कहते हैं, उसका शिकार है। इस वॉरफेयर के अंदर बाकी चीजों के अलावा सैबोटाज और टेररिज्म एक अहम हिस्सा है, और ये हमारे जो कर्ता धर्ता है इस बात को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए हम जो कार्रवाइयां कर रहे हैं वो उसका कंप्लीट जवाब नहीं है। आपको मैं मिसाल दूंगा, देखिए 9/11 हुआ और उसके बाद अमेरिका ने एक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाया और आज तक उन्होंने अमेरिका के मेनलैंड के अंदर चिड़िया तक नहीं फड़कने दी है। हमारे जहां कितने हादसे हो चुके हैं लेकिन हमने कोई बदलाव नहीं किया। ये राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैं थोड़े हाई लेवल पे बात कर रहा हूं कि ये भी राजनीति का एक हिस्सा है। हमने कोई बदलाव नहीं किया। अभी तक भी हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वही देख रही है। होम मिनिस्ट्री के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बार बार जानकारों ने कहा है, मैंने भी लिखा है कि हमें एक सेपरेट होमलैंड सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी का मिनिस्ट्री बनानी चाहिए जो कि इस पूरे मामले को देखे, पूरे मामले को सुपरवाइज करे और जो हमारे खिलाफ जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसका जवाब ढूंढ सके और उसका मुताबिक एक रोड मैप बने और कार्रवाई हो। नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ है। दूसरी बात, इस लड़ाई के लिए जैसे सबने कहा इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। इस इंटेलिजेंस नेटवर्क की सबसे मजबूत कड़ी निचली कड़ी है और वो है ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस। ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस जो है वो स्टेट पुलिस का काम है और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि स्टेट पुलिस के पास जो भी ऐसे प्रकार के आदमी हैं, जो भी संख्या है,
उसे वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस तरह की दहशतगर्दी और सैबोटाज के खिलाफ। तो उससे क्या हो रहा है कि हमें बिल्कुल वैक्यूम है, बिल्कुल, नीचे से खबर नहीं आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। बृजलाल जी के पास चलूंगी। बृजलाल जी, आपने सुना अनिल जी ने साफ तौर से कहा कि जो ग्राउंड लेवल पर जो फर्स्ट यूनिट जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि उनका इस्तेमाल सही तरीके से होता ही नहीं है। मुझे एक इंसिडेंस याद आ गया कि जब भैंसें ढूंढनी होती है तो उनको लगा दिया जाता है, कुत्ता ढूंढना होता है तो उनको लगा दिया जाता है। दरअसल उनकी जो जिस काम के लिए वो तैयार किए गए हैं उस काम में उनका उपयोग ही नहीं होता, उन्हें तो कहीं और लगाया जाता है। बृजलाल जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात को, लेकिन अपने वोट बैंक के लिए जिस तरह से पुलिस फोर्स को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिमोरलाइज किया जाता है, जिसका उदाहरण विक्रम सर ने दिया है। आपको मालूम होगा जब 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने कहा कि जो निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं आतंकवाद के नाम पर, हम उनको छुड़ाएंगे। अरे आप कौन होते हैं छुड़ाने वाले? हमने कोई उनको जो बंद किया है एक अभिसूचना के आधार पर, एक उनके खिलाफ सबूत था उसके आधार पर पकड़ा है, कोई हमारी उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। और बाराबंकी का केस जो विक्रम सर ने अभी मेंशन किया, उस केस को उत्तर प्रदेश की सरकार ने वापस ले लिया था आतंकवादियों के खिलाफ, और इन्होंने उसमें इस तरह से मामला किया कि एक आतंकवादी लू से मर गया, उसमें मेरे खिलाफ, विक्रम सर के खिलाफ और 42 अफसरों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, मर्डर का मुकदमा कायम किया गया। लेकिन मैं कोर्ट को सलाम करता हूं कि बाराबंकी कोर्ट ने उस केस को वापस नहीं होने दिया, और उस केस में जो आतंकवादी का दूसरा साथी था डॉक्टर तारिक कासमी आजमगढ़ का, उसको आजीवन कारावास हो गया। ये आप मैसेज क्या दे रहे हैं? अगर आप दो डीजीज के खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे हैं तो आप संदेश दे रहे हैं कि आप इनके तरफ नजर मत उठाइए, ये हमारा वोट बैंक है। एग्जैक्टली। तो अगर ये चीज रहेगा, आप डिमोरलाइज करोगे तो ये एजेंसीज कैसे काम करेंगी? कैसे करेंगी? हमारे ये में बहुत दम है, दत्ता हमारी साहब, एजेंसीज में बहुत दम है। जी जी, अगर इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा, इस तरह से मनोबल को तोड़ा जाएगा तो एजेंसीज कैसे काम करेंगी? और एक जो महत्वपूर्ण बात हमारे पैनलिस्ट ने उठाई कि ये होमलैंड मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ये जो सवाल था, ये मुझे याद है कि हर सरकार में कोई ना कोई ये कहता जरूर है होना चाहिए, होना चाहिए, होता नहीं है। हर कोई क्यों नहीं चाहता है? इस क्यों का जवाब क्या माना जाए? लवनी, मैंने पिछले सेक्शन पे मैंने कहा था राजनीति इसके पीछे प्रमुख कारण है, और इस सवाल का जवाब भी उसी दृष्टिकोण से देना चाहूँगा कि राजनीति एक बहुत बड़ा अड़ंगा है या फिर बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हो नहीं पाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि हम असम का भी जो मसला है वो सुलझा लेंगे, नक्सलाइट्स का मसला सुलझा लेंगे? उसी पे मैं आ रहा था। इसको अगर सक्षम रूप से अगर कामयाब बनाना है तो हमें राजनीति के ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा और देश के हित में रह के सोचना पड़ेगा और देश के हित में सोचना होगा। हमारे देश की दुर्भाग्य ये है कि जब हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री गृह सचिव को अपने दफ्तर पे बुला के एफआईआर या फिर हलफनामा चेंज करने के लिए बोलते हैं इशरत जहांगीर वाला केस पे, तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? देश के अगर गृह मंत्री खुद अगर ऐसे मिसाल अगर पेश करते हैं देश के सामने और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना जान को जोखिम में डाल के क्यों करेंगे चीजें? क्योंकि उसे पता है कि कल को अगर किसी आतंकवादी को पकड़ेंगे या फिर कोई षड्यंत्र का खुलासा अगर करेंगे, उसको शाबाशी नहीं मिलेगी, हो सकता है कि किसी झूठा केस में उसको फंसा दिया जाए। और उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आपके पैनल पे बैठे हुए हैं दो वरिष्ठ व्यक्ति जिनके साथ इस तरह की चीजें हुआ है। सवाल यहाँ पे ये है कि हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं और किस हिसाब से जा रहे हैं? क्या इज इट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन? ये सबसे बड़ा सवाल ढूंढने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ क्या नागरिकों का जीवन का क्या कोई अहमियत नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रशासन को देने की आवश्यकता है। जहां आपने कहा है कि एक होमलैंड सिक्योरिटी की जहां बात आती है, मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान का अगर मुकाबला अगर करना हो हमें
या फिर चीन का भी अगर मुकाबला करना हो, जिस तरह से चीन ने चेतावनी दिया है कि अगर 9 घंटे के अंदर वो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे अगर पाकिस्तान के साथ हम लोग अगर कुछ किए, तो ऐसे सिचुएशन में एक स्पेशलाइज्ड फोर्स और एक स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री की बहुत आवश्यकता है। चलिए, जिसपे मैं समझता हूं कि रेलवे से लेके आपके शिपिंग से लेके तमाम डिफेंस से लेके होम मिनिस्ट्री के तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट और एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल हमने खास तौर से अपनी फोन लाइन आज ओपन करके रखी हुई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अगर प्रश्न हमारे दर्शकों के, हमारी जनता के दिल में भी है, तो आज हमारे पैनलिस्ट से वो सवाल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, कुछ जानना चाहते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं जो अनिल गुप्ता जी को सलाम करना चाहता हूँ, जो आपके पैनलिस्ट बैठे हुए वहाँ पे, जो इन्होंने बोला है। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, जो पैनलिस्ट वहाँ आपके बैठे हुए जी, हैं, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज क्लियर हम तक आ सके। होमलैंड मिनिस्ट्री के लिए जो एक सुझाव दिया है, मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री में ऐसे ऑफिसर हो जो कि स्टेट लेवल से भी ऐसे व्यक्तियों को दर दबोचे। ठीक है ठीक है ठीक है। होमलैंड जिस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे लोग होने चाहिए। विक्रम सिंह जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिनिस्ट्री तो बन जाएगी, ठीक है, अगर मान लीजिए ये तमाम सुझाव जो आएंगे, मिनिस्ट्री बन भी जाएगी, लेकिन मिनिस्ट्री में लोग कैसे होंगे, लोगों का माइंडसेट कैसा होगा, क्या वो उस तरीके से काम कर पाएंगे, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, ये भी दूसरा पहलू होगा जो मिनिस्ट्री बनने के बाद सामने आएगा। लावनी जी, सबसे पहले तो आप देखिए, इसको बनाने में होमलैंड सिक्योरिटी का जो रूप हमने रखा था, उसको कई स्टेट्स ने फेडरलिज्म का के ऊपर चोट और आघात कह करके उसको मानने से अस्वीकार कर दिया। और उसमें पहला एग्जाम्पल है बिहार का, दूसरा एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल का, और इसके बाद और भी एग्जाम्पल है आपके तमिलनाडु वगैरह के। लेकिन अगर देश रहेगा तो ये तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार रहेगा, देश नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। सही है। इसलिए ये जरूरी है राष्ट्रहित में, जैसे अमेरिका में किया, ये इसका अब ये विकल्प नहीं है, ये एक अनिवार्यता है, इसको होना चाहिए। अधिकारी आप हमारे बहुत ही अच्छे हैं और विश्व में किसी से भी 19 नहीं है बल्कि 21 पढ़ेंगे, उनको काम करने की छूट दीजिए, राजनैतिक पारदर्शिता ले आइए, उनके ऊपर अकारण अवैधानिक दबाव न डालिए, और फिर देखिए वो आसमान के तारे तोड़ करके लाके देने में समर्थ और सक्षम है। ठीक है, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, पूछिए। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं गुप्ता जी से एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ, उन्हीं के पक्ष में। जी जी, पूछिए, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो एक इंटरनल सिक्योरिटी होना चाहिए, उसका अलग डिपार्टमेंट हो। आंतरिक सुरक्षा का जो मामले हैं, जो इस तरीके से जो ISI वगैरह करता है, उसका ठीक है। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि इंटरनल मामलों का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अगला सवाल। आती हूँ मैं आपके पास। होमलैंड सिक्योरिटी को लेके जो बातें और काफी दिनों से जो डिबेट चल रही है, कई सालों से, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो देश के अखंडता और देश की इंटीग्रिटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। देश अगर बचेगा तो प्रदेश भी बचेगा और लोग भी बचेंगे। संविधान ने भारत सरकार के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार देके रखा है जिसपे देश के हित को और देश के अखंडता को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार अपने बलबूते पे सक्षम है निर्णय लेने के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को परिपुक्त बनाने के लिए और होमलैंड सिक्योरिटी को उंगली जमा पहनाने के लिए मैं समझता कि कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी प्रदेश की सरकार की राय ली जाए। सीधा सीधा केंद्रीय सरकार इस पे निर्णय ले, डिसीजन ले, कैबिनेट पास करे, संसद में आए, बिल पास हो और सारे देश के ऊपर लागू कर दिया जाए। ये चीज, इस पे कोई आवश्यकता नहीं होती है कि प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप राय लीजिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से राय लीजिए, या फिर ममता बनर्जी से आप राय लीजिए। सब जानते हैं कि उनकी राजनीति क्या है और उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है। सीधे ऊपर से सीधा वो होना चाहिए, क्योंकि ये देश के अखंडता की बात आती है, देश के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी लेके बात है, तो इसलिए उस हिसाब से होना मैं चाहिए। 3 बिंदु कहना चाहूंगा। पहला बिंदु यह है कि सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर हम उसको मिसयूज कर रहे हैं और सेकुलरिज्म को हम वोट पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। दूसरा बिंदु, ये अभी जो दत्ता जी ने कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप संविधान को गौर से पढ़ेंगे, हमारे संविधान के अंदर
एक्सटर्नल एग्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर शामिल है, इंटरनल सिक्योरिटी का लफ्ज तक नहीं है हमारी संविधान के अंदर। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट पर है, इसीलिए जो स्टेट सरकारें हैं वो उसे फेडरलिज्म के ऊपर चोट कह के उसका विरोध करती हैं। हमें रीलुक लेनी पड़ेगी अपने संविधान के ऊपर, और अगर जरूरत है तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी जो कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मामला है देश की सुरक्षा के लिए, उसको पूरी तरह से संविधान के दायरे में लाया जाए। और आखिरी बात, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाते हैं, जैसे को मिनिस्ट्री बनाते हैं, तो उस मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ व सिर्फ प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट शामिल होने चाहिए। हाँ। और हमें राजनीति को छोड़ के बिल्कुल, देश की उससे सुरक्षा ऊपर को उठकर आगे बढ़कर कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। मैं दत्ता साहब का जवाब दूं उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी पूछिए, बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी मैडम, सबको तो आप पांचों लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जी ठीक है, और मैं आप लोग को ये सवाल पूछना चाह रहा था। पहले तो हमारे अनिल सर हैं और डीजी सर हैं दोनों, उनको थैंक यू बोलता हूँ। दूसरी बात है, इनके पास जब ये लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, तो एक चीज बताइए कि इनके पास पावर नहीं होती कि जो नेता लोग होते हैं वो जब फॉर्म भरता है उनको केस में नाम होता है, तो क्यों उनको फॉर्म भरने दिया जाता है? बहुत चलिए, ठीक है। मैं विक्रम जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दत्ता साहब, जिस तरह से अनिल जी कह रहे मैं थे, समझता हूं कि आपने कहा है कि हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्टेट लिस्ट में आता है। वो मैं भी जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, स्टेट लिस्ट पे ही आता है और स्टेट का अधिकार है। पर दुबई में जो आका बैठा हुआ है, कराची में जो आका बैठा हुआ है, या फिर आपके काबुल में जो बैठा हुआ है, वो जो डायरेक्ट कर रहा है यहाँ के स्लीपर सेल्स को कि इस तरह का खतरनाक हादसों का कामयाब वे में इम्प्लीमेंट करे, डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है? डायरेक्शन बाहर से आ रहा है, इंटरनल एजेंसी से डायरेक्शन नहीं आ रहा है। जो अलकायदा बैठा हुआ है, लश्कर ए तोयबा जो बैठा हुआ है, या फिर आपके आईएसआई जो है वो, और आईएसआईएस जितने हैं, वो सब के सब एक्सटर्नल फैक्टर से एक्सटर्नल आतंकवादी संगठन है। और इसीलिए एक्सटर्नल प्लीज आप सुन लीजिएगा, प्लीज सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एक्सटर्नल एग्रेशन का ही हिस्सा है ये कहीं ना कहीं पे, क्योंकि एक्सटर्न मॉडस ऑपरेंडी का उंगली जमा पहनाना का जो लीडरशिप है वो बाहर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे ये इनडायरेक्ट वे में स्टेट के ऊपर ही असॉल्ट है। दिस इज एन इनडायरेक्ट वॉर। डायरेक्ट वॉर ना भी हो, जिसको हम लोग प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, या फिर इनडायरेक्ट वॉर है। और उस चीज का खुलासा करके या फिर उस चीज का गौहर लगाते हुए भारत सरकार संविधान के इस एंगल को ध्यान में रखते हुए भी कर सकता है ये चीज, क्योंकि आपातकालीन स्थिति कहीं ना कहीं पे पैदा हो रहा है हमारे देश में। नहीं तो हर दिन इस तरह के हादसे होते रहेंगे, हर दिन इस तरह का आतंकवादी गतिविधि होता रहेगा पूरे देश में। कहना चाहूंगा, हाँ ठीक है अनिल जी, आप जवाब दे लें, फिर मैं विक्रम जी के पास कह रहा हूं कि ये जो एक्सटर्नल एग्रेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और इसकी जिम्मेवारी आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया को दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट पुलिस को दी गई है। मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बीच में अभी इंटरनल सिक्योरिटी आ गई है, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करना चाहिए, और ये रिजॉल्व हो सकता है। उतना बड़ा मामला नहीं है, बहुत आराम से हो सकता है। बॉर्डर डिफेंस के लिए है। मैं मिस्टर अनिल गुप्ता के संज्ञान में लाना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ, ये मैटर ऑफ डिटेल है, और शब्दों के वाकपटुता के या शब्द के जंजाल के आगे बढ़ते हुए इसको बड़ी आसानी से एक इसका अमली जामा पहनाया जा सकता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। लेकिन ये जो जिस कंपैटिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, फिर मैं आपसे वहीं पर आऊंगी कि वो कंपैटिबिलिटी तो बन नहीं पाती है। आप जिस डिटेलिंग की बात कर रहे हैं वो डिटेलिंग भी तभी हो पाएगी जब कंपैटिबिलिटी बनेगी। बिहार आज है, पश्चिम बंगाल बन रहा है, असम में हम देखते आए हैं, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश में भी तमाम पश्चिमी इलाकों में आप देख लीजिए। आप लोग तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से आप लोगों ने वहां पे देखा है कि क्या होता है। आजमगढ़ मॉड्यूल की बात आपने ही की। तो इन्फेक्शन या संक्रमण तब होता है जब शरीर कमजोर होता है। आज आशा की ये किरण दिखाई पड़ रही है कि शरीर मजबूत है और मुंहतोड़ जवाब देने की इच्छा शक्ति है और सामर्थ्य भी है। आज अगर हमने नहीं किया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आज वो अवसर है जो पहले शायद 50 साल में नहीं था और शायद आगे भी ना आए।
अगर इस वक्त को हम चूक गए, आज सब कुछ समीकरण ऐसे बने हुए हैं कि आप इसको अमली जामा पहना करके दुश्मन को मुंह क्या तोड़ जवाब दे एक बहुत सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम लोग को भी प्रॉक्सी वॉर जैसा एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। किसी भी समाज में भेड़ और बकरी की बलि देने का प्राविधान है, किसी भी समाज में शेर और चीते की बलि नहीं दी जाती है। प्रॉक्सी वॉर हमारा धर्म है, शठे शाठे जो जिस भाषा में समझे उस उसको उस भाषा में उत्तर भाषा मिलना में चाहिए। जवाब दिया जाए। बृजलाल जी, आप कितना सहमत हैं इस पहलू से? बिल्कुल मैं सहमत हूं इसको। हमको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। दूसरा, जो अभी होमलैंड सिक्योरिटी की बात हो रही है, ऑलरेडी जो है भारत सरकार ने कई एजेंसी हैं जिसमें एनआईए इसीलिए बनाई गई थी, लेकिन एनआईए के भी हाथ पैर बांध दिए गए। आज एनआईए किसी स्टेट के में अगर टेररिज्म की घटना होती है तो जब तक वो स्टेट इजाजत नहीं देता हम उसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए नहीं कर सकती। तो जो ऑलरेडी हमारी एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उस मैकेनिज्म को हम स्ट्रेंथन करें, उसको अधिकार हो कि स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आतंकवादी हैं तो एनआईए जो हमारी एजेंसी है उसको और मजबूत करके हम उस पर हमला कर सकते हैं। उसको ये करके जो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा सब्जेक्ट है, आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, ये स्टेट गवर्नमेंट उसकी आड़ में अपना वोट बैंक देखती हैं। चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो। निश्चित रूप से ये जब वोट बैंक की राजनीति हो आप जाती जम्मू कश्मीर भूल है। रहे हैं। जी, एक लास्ट कॉलर ले लेते हैं जब खत्म करने से महिला पहले। बंदी एक किया लास्ट जाएगा। कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बोलिए, जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। मुझे लगता है शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। कुल मिलाकर मैं अब 5-5 सेकंड में आप चारों मेहमानों से आप लोग का लास्ट कमेंट चाहूंगी। मैं अनिल जी आपसे शुरुआत करती हूँ। अब जिस होमलैंड मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हर कोई उसी के पक्ष में है, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि वाकई जो एक इच्छा शक्ति जाहिर करने की जरूरत है, वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जा रही है। आप सेना से हैं, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। देखिए, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। अभी हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भी इसके हक में है, लेकिन हमें एक इसका लिए माहौल तैयार करना है पूरे मुल्क के अंदर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ लड़ाई करने के लिए हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें एक आम नागरिक से लेके बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, और हमें सिक्योरिटी को एज ए कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, नॉट एज ए नेसेसिटी। The nation has to understand the value of security. Every person, every citizen has to get involved. ठीक दादा साहब। लावनी, मैं समझता हूं कि जिस तरह का खुलासा हुआ है और खास करके कानपुर के खतरनाक हादसे को लेकर जो खुलासा हो रहा है, मैं मानता हूं कि ये केवल भारत के अंदर की लड़ाई नहीं है, या फिर भारत के अंदर ही हम लोग इसको लड़ नहीं सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें लेके जाना होगा तमाम चीज़ों को। और मोतिहारी के स्लीपर सेल्स के जो पकड़े गए हैं, जिन लोगों ने खुलासा किया है, अब हमारे पास और हमारे देश के सरकार के पास एक और पुख्ता सबूत है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। और उसका जो आका है चाइना, जिस हिसाब से दोगली नीति रखते हैं आतंकवाद को लेके, उसको भी एक्सपोज करने का समय आ गया है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी हमें ये सब तमाम चीजें लेके जाना चाहिए। और मोदी जी ने जो कहा है कि पाकिस्तान अगर शांति चाहता है तो शांति का भाषा समझे और शांति के हिसाब से रहे। वो जब तक उस तरह से नहीं पाकिस्तान करेंगे या फिर उस हिसाब से नहीं करेंगे तो वो सुधरेगा नहीं। विक्रम जी लास्ट 5 सेकंड्स। विक्रम जी, लावनी, मैं हारूं या जीतूं, मेरी मातृभूमि कभी ना हारे। और इस उद्देश्य को लेकर के एक एक व्यक्ति जो भारतीय है उसको एकजुट होकर के माकूल जवाब प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। बृजलाल जी, लास्ट कमेंट। बिल्कुल, जो पैनलिस्ट ने कहा है वो मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। आपको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जो दो महत्वपूर्ण बॉर्डर है, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो आतंकवादी भेजता ही है, हमें नेपाल और बांग्लादेश को भी पर समझना बहुत ज्यादा अलर्ट रहना बहुत पड़ेगा। ज्यादा। दूसरा और पाकिस्तान बन रहा है खासकर बांग्लादेश। जो राज्य जी। सरकारें वहां पर हैं, उनको बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये दो बॉर्डर बहुत ही वनरेबल हैं, जहां से आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और ठीक है, कुल मिलाकर अलर्ट होने की जरूरत है। और यही अलर्टनेस
अगर पहले ही होती तो शायद कानपुर रेल हादसा हमारे सामने नहीं होता। रेल हादसा कहें या यूं कहें, अब सीधे सीधे आतंकवादी घटना नहीं हुई होती। अब उम्मीद करते हैं कि एक प्रोएक्टिवनेस की बात हमारे चारों पैनलिस्ट ने कही है, वो प्रोएक्टिवनेस भी दिखाई देगी और आने वाले समय में ऐसे आतंकवादी हादसे हमारे बीच नहीं होंगे। इस उम्मीद के साथ आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच आपने रखी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।